हेलो स्टूडेंट, शुभम लेक्चर चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यानी ईआरटी के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें हम केवल प्रश्न उत्तर ही नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे और 2 न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे, 2 न्यूमेरिकल को लगाना सीखेंगे और इसमें आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा। कुछ फार्मूले भी आपको पता चल जाएंगे जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा, सभी टॉपिक चैप्टर के उस पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, सभी चैप्टर पढ़ाने के बाद। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए, यानी कि 1 MEV को जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 1 MEV इक्वल टू होता है 1 MEV। ठीक है, इक्वल टू होता है 10⁻6 EV। अब EV क्या है, EV है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। EV की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक है, जूल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻−19 जूल। तो 1 MEV यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 10⁻6 को हम ऐसे रहने देते हैं, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा फाइनली जो आ जाता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आ जाती है वो आई है इसको, यानी कि 1.6 आपका ऐसे ही रहेगा और ये 10⁻6 है, 10⁻19 है, तो 6 में से 19 जब जाएगा तो आपका हो जाएगा 10⁻−13। ठीक है, जूल। तो सिंपली ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 MEV की वैल्यू ये आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, तो इतनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चूँकि मैं ये सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैद्युत विभव और उसके बाद में कई न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया। ठीक है, संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, संधारित्र क्या है, सब मैंने आपको बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अभी बच्चे थे उसको मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए 1 MEV की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻−13 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे छोटा सा। तो देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है। न्यूमेरिकल क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम पहले लिख देते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है V, वो है आपका 50 वोल्ट। तो 50 V लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम, यानी कि Q कितना यहाँ पर आपका दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। Q इक्वल टू दिया हुआ है 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, आपसे W पूछा जा रहा है। देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे वीडियो बने हैं न्यूमेरिकल के, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिर सर्च भी कर सकते हैं कि सेकेंड चैप्टर यानी कि स्थिर विद्युत विभव इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बाय शुभम लेक्चरर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका VQW लिखा है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो फार्मूला था V इक्वल टू विभव का W/Q। ठीक है, तो V इक्वल टू मैंने आपको बताया था W/Q होता है। तो अब यहीं पर इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकालें, ठीक है, किसकी, W की, तो W हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू इसका और इसका गुणा हो जाएगा। जब W की हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए V इंटू Q या फिर Q इंटू V। ठीक है, अब देखिए आपका जो W कार्य है वो आपका कितना हो जाएगा, V कितना दिया गया है ऊपर देखिए 50 वोल्ट, तो हम लोग देते हैं 50, और Q कितना दिया गया है 2 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम इन्हीं का जो है गुणा कर देंगे आपस में। तो इनका गुणा करने पर आपका आ जाएगा 50 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -5। बारीकी से समझिए, इस पर कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस फार्मूले से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप आसानी से लगा सकेंगे। ठीक है, अब देखिए 100 है तो इसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर -5 है तो हम इसे -5, ठीक है, -5। देखिए 10 10 जब हो जाएगा आपका तो इस प्रकार से आपका देखिए इस प्रकार से हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, जब 10 10 बराबर है तो हमने 2 -5 कर दिया, 2 में से 5 चला जाएगा, यहाँ पर -5 है। ठीक है, समझ में आया, देखिए -5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, W = आपका हो जाएगा 10 की पावर -3। 2 में से 5 जाएगा लेकिन आगे 2 छोटा है ये बड़ा है तो -3 में आंसर आएगा। ठीक है, जूल। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को भी लगा सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लगाया है। ठीक है, कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर इतना है, दूसरे बिंदु तक 2 × 10 की घात -5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आ चुका है। W = 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि V = W/Q होता है। ठीक है, या फिर W = Q × V होता है। तो चलिए तीसरा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन तीसरा हमारा है कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। ये आपके NCERT बुक में भी दिया गया है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है जिसमें आपका V = 0 आया था। ये एक डेरिवेशन है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप लिख सकते हैं हाँ। ठीक है, इसका आंसर सीधा सा है हाँ। अब पूछेगा उदाहरण बताइए, तो आप लोग कह दीजिएगा उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। तो ये संभव है। V = 0 हमने सॉल्व किया है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो ये आप आंसर कह सकते हैं हाँ। ये NCERT बुक का आपका क्वेश्चन है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ये संभव है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारिता से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 μF यानी कि माइक्रोफैरड तथा 30 μF 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता की गणना कीजिए। यानी कि 2 संधारित्र की 2 धारिताएं हैं, क्रमशः 20 μF और 30 μF हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C1, धारिता को डिनोट करते हैं C से। ठीक है, तो C1 यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं C2 दिया गया है। तो देखिए C1 कितना है 20 μF और आपका ये कितना है C2 30 μF। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है C, तो C = हमें निकालना है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए इसका सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए धारिता का सूत्र। ठीक है, के लिए सूत्र यानी कि श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। अब अगर आपका C3 भी दिया है तो C3 भी लिख सकते हैं, C4 दिया है तो C4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितना आपका दिया है वो आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो इतना हमें C1 C2 दिया गया है तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो आगे देखिए क्या होगा, 1/C आपका ऐसे ही रहेगा, 1/C1 कितना है 20 है, प्लस 1/C2 कितना है 30 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं, तो 1/C अभी हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 20 और 30 का आपको लासा लेना होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए इसका लासा जो होगा वो आपका होगा 60। ठीक है, 20 30 का जो लासा होगा 60 होगा, तो 20 का 60 में गुणा कीजिए तो 20 3 60 तो 3 आ जाएगा, प्लस 30 का 60 में तो 30 दूना 60 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो 1/c इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/60। अब देखिए इसका तिरछा हम गुणा कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि c को जब हम ऊपर ले जाएंगे, सिंपली समझिए c को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा 60 भी, ठीक है। तो c इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 60/5 यानी कि 60/5, ठीक है। अब इसे हम कट कर देते हैं तो 5 का और 12 यानी कि 12 पंचे 7, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा 12, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो c आएगा तुल्य धारिता वो आपका आ जाएगा 12, और म्यू एफ में था तो हम यहाँ पर म्यू एफ में डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये आपका आ गया श्रेणी क्रम में जुड़े दो संधारित्रों की धारिता, ठीक है। जितना आपको दिया गया था यहाँ पर 2 संधारित्र दिए गए थे जिनकी धारिताएं क्रमशः 20-30 थी, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, उनकी तुल्य धारिता हमने यहाँ पर निकाला, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 12 म्यू एफ। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन और 2 न्यूमेरिकल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे और छोटे से थे। इससे पहले मैंने आपको जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।